कमर दर्द, पीठ का दर्द या बैक पेन, इससे आजकल बहुत से लोग प्रभावित हैं, पीड़ित हैं, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं जानते कि उन्हें यह दर्द क्यों हो रहा है, इसके कारण क्या है, खासकर जब क्रॉनिक पेन की बात आती है। आज फिटनेस मंत्रा में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि पीठ दर्द यानी बैक पेन के कारण क्या है, उनका इलाज, बचाव और निदान कैसे हो। और इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं डॉक्टर बबीता घई, प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट इंचार्ज, पेन क्लिनिक पीजीआई चंडीगढ़, जो 20 सालों से अधिक समय से इस फील्ड में काम कर रही हैं। डॉक्टर बबीता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में। आज हम चर्चा शुरू करेंगे पीठ दर्द। पीठ दर्द के सबसे कॉमन कॉजेज या मेन कारण क्या हैं? नमस्कार कविता, थैंक यू ट्रिब्यून का और आपका इन पर्टिकुलर जो इस इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपने यहाँ पे आज मुझको यहाँ पे बात करने के लिए बुलाया है। तो अगर हम पीठ दर्द की बात करें, जो आप कह रहे हैं कि उसकी क्या वजह है, तो पीठ दर्द की जो सबसे बड़ी वजह है आजकल वो है फिजिकल इनएक्टिविटी, बुरा पोस्चर या एज रिलेटेड चेंजेस। और सब इन तीनों में से भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बुरा पोस्चर। अगर आप आजकल देखें तो लोग महीनों घंटों बैठे हुए हैं और उठ नहीं रहे हैं अपनी सीट से। बैठने का तरीका ठीक नहीं है, खड़े होने का तरीका ठीक नहीं है। अगर हम आपका प्रोफेशन देखें, अपना प्रोफेशन देखें, तो हम लोग अपने फिजिकल पोस्चर के ऊपर ध्यान नहीं देते। तो ये एक बहुत बड़ा वजह है जिससे कमर दर्द होता है। लगातार एक ही हालत में, एक ही स्थिति में हम बैठे रहते हैं। बैठना, सिर्फ एक ही हालत में बैठना नहीं, बैठना और खड़े होना, वो भी गलत तरीके से बैठना या खड़े होना। जैसे कि अगर मैं आपको ये बताऊं प्रॉपर बैठने का तरीका क्या है, अगर हम आज भी जितने श्रोता हमारे ये लोग देख रहे हैं कि कैसे, अगर हम उनको भी देखें तो कैसे बैठना है। बैठने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि आपके जो पैर हैं वो लटके हुए नहीं हो, पूरे भूतल के ऊपर पूरा आपका जो सोल है पूरा अटैच्ड हो। आपके जो घुटने हैं वो या तो कूल्हे के बराबर हो या कूल्हे से ऊंचे हो, कमर आपकी पीछे तक हो और पीछे सिर्फ लंबर सपोर्ट की जरूरत हो। तो ये एक तरीका है बैठने का। अगर पोस्चर की हम कंप्लीट पोस्चर, ये तरीका सही होगा। और पोस्चर चेंज बहुत ज़रूरी है। हर 1 घंटे बाद, 45 मिनट्स बाद हमें पोस्चर अपना बदल लेना चाहिए। जी, अब बैठने का सही तरीका, लगातार एक ही जगह पे बैठना, ये 2 कारण समझ में आते हैं। इसके अलावा भी जो बैक पेन का कारण है, और आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये किस तरह का बैक पेन है, किस तरह का पीठ का दर्द है और इसकी कितनी स्टेजेस होती हैं? तो अगर हम ये देखें कि जो बैक पेन के पेशेंट्स हैं वो अक्सर कहाँ जाते हैं, पहले ऑर्थोपेडिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट या इंटरनल मेडिसिन वालों के पास। पर अगर हम बात करें तो बैक पेन जो है वो उसके पेशेंट, अगर हम पेन क्लिनिक में पहुँचे जहाँ पे पेन फिजिशियन प्रॉपरली, जो प्रॉपर ट्रेंड है, प्रॉपर हिस्ट्री लेने के लिए, एग्जामिनेशन करने के लिए और बैक पेन की वजह पता करने के लिए, तो वहाँ पे ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेन जनरेटर्स होता है। तो जो बैक पेन के एक वजह नहीं होती, जैसे सिर्फ काफ़ी लोग सोचते हैं कि बैक पेन की वजह सिर्फ डिस्क प्रोलैप्स है, PIVD जिसको कहते हैं। नहीं, बैक पेन डिस्क के अलावा 10 और वजह से होता है। और वो वजह पता करने के लिए प्रॉपर पेशेंट की हिस्ट्री टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल आइडेंटिफाई करती है। उसमें 90% वजह जो बैक पेन की है वो हमें हिस्ट्री से पता चल जाती है। जैसे कि अगर हम शुरू करें मांसपेशियों का दर्द, जो कि अक्सर थोड़े समय का दर्द होता है, लेकिन बहुत प्रोलॉन्ग सिटिंग, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग या कोई झटका लग गया या कोई भारी वजन उठाया उसकी वजह से होता है। उसके अंदर अगर हम जाएं तो जो हमारी बैक में जो जॉइंट्स होते हैं, जोड़ होते हैं, जिसको हम फेसेट जॉइंट या सेक्रोइलिक जॉइंट कहते हैं, उसकी वजह से हो सकता है, डिस्क की वजह से हो सकता है, नर्व की वजह से हो सकता है। अगर हम नर्व का वेन से देखें तो वो टांगों में ज़्यादा जाता है, झुंझुनाहट होती है, पिंस और नीडल लगते हैं, गर्म सर्दी होती है। तो जब एक पेन फिजिशियन प्रॉपर हिस्ट्री ले रहा होता है, उसी में उसको ये समझ आ जाता है कि कौन से पेन जनरेटर है। पेन जनरेटर को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी इलाज भी अलग अलग है। अगर मांसपेशियों का दर्द है तो अक्सर मांसपेशियों के दर्द के लिए हम पेन किलर्स या मसल रिलैक्सेंट थोड़े टाइम के देने के लिए काम आता है। गर्म और सर्द का सिकाई का काम आता है। अगर हम नर्व्स का देखें तो उसके लिए न्यूरोपैथिक पेन की दवाइयाँ अलग होती हैं। तो हमें पहले
एक पेन जनरेटर आइडेंटिफाई करने होते हैं बैक पेन के, और फिर उसके स्पेसिफिक उनको इलाज करा जाता है। जी, अब बीमारियां जैसे आप आइडेंटिफाई करने की बात कह रही हैं कि तो आप किस तरह के टेस्ट वगैरह करवाने होंगे, कैसे क्या रिकमेंड करती हैं कि क्या करवाना है उन्हें? एक्सरे करवाना है, सीटी स्कैन करवाना है, तो अगर हम इमेजिंग बैक पेन देखें तो 2 तरीका का ओवरऑल होता है। एक एक्यूट, 2 का नहीं बोलूंगी, 3 तरीका है, एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट मतलब थोड़े टाइम का, 4 हफ्ते से कम दर्द का जो कम बैक पेन होता है उसको हम बोलते हैं एक्यूट बैक पेन। 4 हफ्ते से लेकर 12 हफ्ते तक अगर वो दर्द रहे तो उसको बोलते हैं हम सब एक्यूट, और 3 महीने से ज़्यादा रहे तो उसको बोलते हैं हम क्रॉनिक। अक्सर जब एक्यूट और सब एक्यूट पेन होता है उसमें अक्सर हमें कोई भी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे एक्सरे या सीटी की या एमआरआई की। पर अगर वही दर्द लंबे समय तक चले तो बैक पेन के लिए पहले हम एक्सरे करवा के देखते हैं और देखते हैं कि कोई हड्डियों में कोई चेंज या जॉइंट में कोई चेंज तो नहीं है। और अगर हमें सॉफ्ट टिश्यू की वजह ढूंढनी है तो उसके लिए जो स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन होती है वो एमआरआई होती है। डॉक्टर बबीता, जैसे आपकी एक्सपर्टी जो है वो क्रॉनिक पेन में है, तो हम इसी पर थोड़ा सा अपने दर्शकों को बता दें, आप थोड़ा सा इसी पे चर्चा कर लेते हैं कि क्रॉनिक पेन जो है वो कैसे क्योर किया जा सकता है, वो कैसे उसके पेशेंट आप तक पहुँचे, कैसे उसका डॉक्टर के साथ बातचीत हो, इलाज हो। तो कविता, आपने जैसे बोला कि क्रॉनिक पेन, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि एक्यूट और क्रॉनिक पेन को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक्यूट पेन होता है बॉडी का एक ऐसा सिम्टम जो आपके बचाव का काम करता है। मतलब आपको गर्म हाथ, कहीं गर्म चीज़ पे हाथ लग गया, आपको जलन हुई, दर्द हुआ और आपने हाथ बचा लिया, तो उसको वो एक सिम्टम होता है जो आपको वार्निंग दे रहा होता है कि बॉडी में कोई इंजरी हुई है और अब हमें इसको कुछ ट्रीट करना चाहिए, रिएक्ट करना चाहिए। जबकि क्रॉनिक पेन जो है वो सिम्टम नहीं होता। क्रॉनिक पेन अपने आप में एक बीमारी है जो टिश्यू हीलिंग के बाद भी पेन रहता है, उसको हम क्रॉनिक पेन कहते हैं। अक्सर क्रॉनिक पेन, ज़्यादातर पेन जो होता है वो नर्व्स की वजह से होता है, जिसको हम न्यूरोपैथिक पेन कहते हैं। तो इसके लिए जब किसी को कोई क्रॉनिक पेन है तो वो एक स्पेशलिस्ट के पास पहुंचे। अक्सर हम जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो पेन फिजिशियंस होते हैं, उनका बैकग्राउंड अक्सर एनेस्थीसिया रिलेटेड होता है। तो अब मुझे नहीं पता हमारे कितने दर्शकों को ये बात पता है कि आजकल स्पेशलाइज्ड पेन क्लिनिक है, जिनको क्लिनिक्स होते हैं, जिनको हम पेन क्लिनिक कहते हैं, जिसमें वो पूरे सर से लेकर पैर तक क्रॉनिक पेन के कंडीशंस ट्रीट की जाती हैं वहाँ पे। और इन में से जैसे कि क्रॉनिक हेडेक, नेक पेन, पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया, ओरोफेशियल पेन, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, न्यूरोपैथिक पेन, फाइब्रोमाइल्जिया, इन सब के, फाइब्रोमाइल्जिया मतलब पूरी बॉडी में दर्द रहता है, इन सब के दर्द के पेशेंट वहाँ पे आते हैं। और पेन फिजिशियंस इसमें इन सब बीमारियों को आइडेंटिफाई करके उनको ट्रीट करने के लिए ट्रेंड होते हैं। तो क्रॉनिक पेन की जो ट्रीटमेंट है या मैनेजमेंट है उसमें एक मॉडल हम फॉलो करते हैं जिसको हम कहते हैं बायोसाइकोसोशल मॉडल। क्रॉनिक पेन जो है वो हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को अफेक्ट कर देता है। अगर आपको क्रॉनिक पेन है, मेंटल हेल्थ भी प्रभावित होती है। अगर आपको क्रॉनिक पेन है तो आप अपने काम पे नहीं जा पा रहे, काम पे नहीं जा पा रहे हैं तो आपकी डे टू डे लाइफ अफेक्टेड है, उससे आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्टेड है, आप अपने दोस्तों से नहीं मिल रहे हैं, तो ये बायोसाइकोसोशल इम्पैक्ट होता है। तो इसको जब हमें मैनेज करना होता है तो वो बायोसाइकोसोशल तरीके से ही मैनेज करना होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम उसका बायोलॉजिकल एस्पेक्ट मतलब फिजिकल हेल्थ देखें और ट्रीट कर दें। हमें सिर्फ दवाइयों से वो अकेले नहीं ठीक होता। क्रॉनिक पेन की मैनेजमेंट में लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी, अच्छा खाना, स्लीप हाइजीन, इन सब का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे अगर हम लो बैक पेन की बात करें, लो बैक पेन का पेशेंट है, आप इमेजिन करिए किसी को 5-6 साल 10 साल से लो बैक पेन है और वो हमारे पास क्लिनिक में आता है, तो हम उसको लेग में भी पेन है। अब हम उसको सिर्फ दवाइयाँ दे के नहीं भेज सकते। दवाइयाँ दे के हो सकता है हम उसको 2-3 महीने 4 महीने के लिए पेन कम कर दें, लेकिन अल्टीमेटली इस पूरी बीमारी का इलाज उसको अपनी आसपास की मांसपेशियां, जो हमारी रीढ़ की हड्डियों के आसपास की मांसपेशियां हैं, एक्सरसाइजेस, फिजिकल एक्टिविटी, वेट रिडक्शन, चेंज ऑफ पॉस्चर, एवरी 1 आवर चेंज ऑफ पॉस्चर। अगर आप अपने फिजिकल अपने ऐसे काम पे है जहाँ पे बहुत लंबी देर तक बैठना है, जैसा आपका लाइफस्टाइल है अगर, तो हर 1 घंटे बाद सब उठें, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें 2-3 मिनट के लिए और उसके बाद फिर से बैठें। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं
मैनेजमेंट के लिए। अगर हम ये इकट्ठा होके नहीं चलेंगे, हॉलिस्टिक मैनेजमेंट नहीं करेंगे, तो क्रॉनिक पेन थोड़े टाइम के लिए हम मैनेज कर पाएंगे, लेकिन उसको जड़ से नहीं उखाड़ पाएंगे। डॉक्टर, कब हम एक्सरसाइजेज वगैरह इसके लिए शुरू करें और कब मेडिकेशन की तरफ जाएं? देखिए, अगर हम आजकल की बात करें तो हम फोकस होते हैं वेलनेस पे रादर देन इलनेस। तो अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो मेरे सारे दर्शकों के साथ के लिए से निवेदन है कि वो एक्सरसाइज का तो अपने लाइफस्टाइल में एक अपना इम्पोर्टेंस है, अहम बिल्कुल रोल है। इनकॉर्पोरेट कर लें। बट जब क्रॉनिक लो बैक पेन की या लो बैक पेन की बात करें तो उसमें उन कंडीशंस में, जैसे अगर आपका पेन, हम जो पेन का नापतोल है वो करते हैं 0 से लेकर 10 तक। उसमें 0 मतलब नो पेन, 10 मतलब असहनीय पेन। अगर पेन सीवियर है तो सीवियर कंडीशन में तो वो एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, तो पहले हम उसके सीवियर पेन को दवाइयों से थोड़ा कम करते हैं। उसके बाद जब पेन मॉडरेट या माइल्ड हो जाती है तब आप एक्सरसाइज इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने लाइफस्टाइल में, और वो पूरी जिंदगी हमें वो एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज का लेवल हम धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं, पहले लेवल 1 से शुरू करते हैं, फिर लेवल 2 पे, फिर लेवल 3 पे। इस तरीके से हम एक्सरसाइज का रोल उसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं। बाकी काफ़ी लोगों का ये कहना है कि हमारे पास टाइम नहीं है तो हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी, अल्टीमेटली अगर आपकी लो बैक पेन आपके काम पर जाने पे ही रोक देगी तो आप आगे काम क्या करेंगे? डेली एक्टिविटी रोक देगी। तो इसलिए आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर एक बार में नहीं कर सकते 1 घंटे के लिए तो आपको स्प्लिट कर लीजिए, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को। जिन लोगों को क्रॉनिक नेक पेन है उनके लिए आप क्या कहेंगी? उन्हें किस तरह से एक्सरसाइजेज करनी है, कब स्टार्ट करनी है, और कब डॉक्टर को दिखाना है? क्रॉनिक नेक पेन की ज़्यादातर वजह जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आईटी फील्ड या कंप्यूटर पे काम करना। नॉन आईटी फील्ड वाले भी जो लगातार काफ़ी देर तक अपने कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो उनका क्या होता है, हम एक चीज़ कहते हैं जिसको कहते हैं गुड अर्गोनॉमिक्स। मतलब आपके काम का जो स्टाइल है और जो आपके इक्विपमेंट है वो सही होने चाहिए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ तो यह है कि जब आप बहुत देर तक कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो कंप्यूटर का जो लेवल है वो आपके आई लेवल के ऊपर होना चाहिए। तो कंप्यूटर आप हमेशा अपना, उसके नीचे कोई भी आप प्लेटफॉर्म रखें ताकि कंप्यूटर में आपको नेक को बहुत देर तक झुका के ना काम करना पड़े। बैठने के लिए भी आपके पैर पूरे भूतल के ऊपर अटैच्ड हों। और जो आपका कीबोर्ड है उसमें भी आपके जो हाथ हैं वो ना बहुत ऊपर और ना बहुत नीचे हो, इट शुड बी एट न्यूट्रल लेवल 90 डिग्री। तो अगर हम ये ध्यान रखेंगे तो नेक पेन काफ़ी देर तक प्रिवेंट हो सकता है। पर जिनको नेक पेन हो गया है उनके लिए हम क्या करेंगे? बहुत बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जो हर कोई डे टू डे एक्टिविटी में कर सकता है। जब आप काम कर रहे हैं तो हर 1 घंटे बाद आप क्या कर सकते हैं, 6 बेसिक एक्सरसाइजेज होती हैं जिनको हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज कहते हैं। जैसे कि हाथ को अगर हम पीछे रखें, हाथ को आगे की तरफ धक्का दें और नेक को पीछे की तरफ धक्का दें और उसको होल्ड करें 10 सेकंड्स के लिए, ये पहली एक्सरसाइज। फिर रिलीज करें 5 सेकंड के लिए, फिर से होल्ड करें। सेकंड एक्सरसाइज में आप आगे करें, हाथ को पीछे की तरफ धक्का और अपने सिर को आगे की तरफ धक्का, ये दूसरी है। तीसरी एक्सरसाइज है साइड में रख के ऐसे ही आप धक्का दें, हाथ को अंदर की तरफ और अपने नेक को साइड में दूसरी तरफ करें। ऐसे ही वो ऊपर की तरफ करें और ऐसे ही हम नीचे की तरफ करें। तो अगर हम ये 6 एक्सरसाइजेस अपने रूटीन में हर 1 से 1.5 घंटे बाद करेंगे तो, और 2 से 3 मिनट के लिए करेंगे तो काफ़ी हद तक नेक पेन में रिलीफ मिल जाएगा। अगर आपको ये भी करने का टाइम नहीं मिल रहा है तो नेक की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस होती हैं। होल्ड करें, ऊपर नीचे लाएं, साइड में करें, होल्ड करें 10 सेकेंड्स के लिए, फिर रिलीव करें। ये तीसरी एक्सरसाइज। सो ये 3 एक्सरसाइजेस अगर आप बैठे बैठे करते रहेंगे तो नियरली आपका 50% नेक पेन कम हो सकता है। डॉक्टर, जब हम बात करते हैं लेटेस्ट क्रॉनिक पेन में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है या लेटेस्ट ट्रीटमेंट रिसर्च वगैरह जो हुआ है, तो अभी कहाँ तक हम पहुंचे हैं यहाँ इसमें? अगर हम क्रॉनिक लो बैक पेन के लेटेस्ट रिसर्च की बात करें तो लेटेस्ट रिसर्च रेंजेस फ्रॉम बहुत बेसिक रिसर्च से लेकर पूरी एडवांस रिसर्च तक। तो अगर हम बेसिक रिसर्च की बात करें तो आजकल हमारा जो हम लोगों ने भी अभी अपने पेन क्लिनिक में एक रिसर्च करी, दैट इज
बहुत रिफ्रैक्टरी क्रॉनिक लो बैक पेन वाले पेशेंट्स को हमने योगा थेरेपी इंट्रोड्यूस करी, और हमने ये वो पेशेंट थे जिनको कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही थी, और हमने एक बिल्कुल एडवांस मोडालिटी मतलब स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेटर के बारे में इन लोगों के लिए सोचा था। और स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेटर ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे बिकॉज वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो हमने इनके लिए, अगर हम बेसिक एक सिंपल सी रिसर्च की बात करें, तो योगा थेरेपी ने उनकी मैनेजमेंट में इतना इम्पैक्ट करा कि 50% ऑफ ये पेशेंट जो बिल्कुल रिफ्रैक्टरी थे, कोई और चीज़ काम नहीं कर रही थी, उनका रिस्पॉन्स आया। योगा प्रोटोकॉल, योगा थेरेपी किस तरह से योगा काम करता है? तो हमने ये योगा प्रोटोकॉल आज से 4 साल पहले एस व्यासा बैंगलोर के साथ मिलकर एक शोध किया, एक रिसर्च करी, और हमने एक योगा प्रोटोकॉल तैयार किया जिसको हम 45 मिनट्स टू 1 आवर का प्रोटोकॉल होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रेयर एंडिंग इन द मेडिटेशन। 15 मिनट की मेडिटेशन होती है, प्राणायाम होता है, और बीच में आसन होते हैं, स्पेसिफिक आसन होते हैं। अगर हम ये पूरा प्रोटोकॉल सुपरवाइज तरीके से उनको देते हैं तो हमने वो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा देखा। इनफैक्ट ये एक ऐसी रिसर्च है जिसमें मैंने रियलाइज किया कि लोग पेन क्लिनिक या पीजीआई में आकर ये एक्सरसाइजेज या ये योगा प्रोटोकॉल नहीं ले पा रहे क्योंकि वो बहुत दूर से आते हैं। तो हमने उनको ये चीज़ कम्युनिटी में जाके एक डीएसटी सत्यम का प्रोजेक्ट हमने अभी अप्रूव किया, फंड मिला, जो हम बहुत सारी कम्युनिटी में जाके हेल्थ कैंप करते हैं और हम वहां पे जाके अपने ट्रेंड योगा थेरेपिस्ट से उनको क्लासेस दे रहे हैं। तो ये एक शोध है जो योगा का रोल कर रहा है। अगर हम इंटरमीडिएट शोध की और रिसर्च की बात करें तो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा स्टेम सेल थेरेपी डिजनरेटिव डिस्क थेरेपी में, जो कि बहुत ज़्यादा प्रूवन नहीं है बट उसकी एडवांसमेंट चल रही है। और अगर हम एक बहुत बड़ी एडवांस रिसर्च की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेटर, जो कि हम बोलते हैं न्यूरोमॉड्यूलेशन, जो बहुत ही रिफ्रैक्टरी, बहुत ही ज़्यादा जिनको कोई भी और काम नहीं करा, तो उसमें स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेटर काम करता है जिसकी स्पेसिफिक इंडिकेशन होती है। तो क्रॉनिक लो बैक पेन में जो रिसर्च है, फ्रॉम नॉन फार्माकोलॉजिकल टू फार्माकोलॉजिकल टू द एडवांस्ड, सब जगह पे हमारी बेस रिसर्च इसमें चल रही है। अभी आपने स्टेम सेल थेरेपी की बात की, तो स्पाइन के लिए स्टेम सेल थेरेपी जो है वो कितनी इफेक्टिव है, किस तरह से उसका काम है? जो स्टेम सेल थेरेपी है वो स्पाइन में एक रीसेंट एडवांसमेंट है। जब हमारी डिस्क डिजनरेट हो जाती है तो स्टेम सेल अगर हम डिस्क के अंदर डालें तो कुछ हमारी डिजनरेटेड और पार्ट है जो रीजनरेट होने की उम्मीद होती है। पर स्टेम सेल थेरेपी अभी कोई प्रूवन थेरेपी नहीं है, अभी ये रिसर्च में है। इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स अभी तक हमारे पास नहीं आए हैं, जो हम लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स की वेट कर रहे हैं। कभी किसी भी मोडालिटी को इफेक्टिव कहने के लिए तो उसके 5 से 10 साल तक उसका फॉलोअप होना चाहिए, जो स्टेम सेल थेरेपी का अभी नहीं है। बट यस, इसका रोल धीरे धीरे करके इन रिसर्च आ रहा है। और कौन सी थेरेपी आप बता पाएंगे दर्शकों को जो इसमें, इस बीमारी में मददगार हैं, जो हेल्प कर सकती हैं? एक जो हमने अभी बात करी एडवांस मोडालिटी की, वो होता है स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेटर। लेकिन मैं दर्शकों को ये बात बताना चाहती हूँ कि 90% पेशेंट्स में स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेटर की ज़रूरत नहीं होती। जब वो मरीज जिन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया और कई बार वो ऑपरेशन भी करवा लिया, सर्जरी भी करवा ली, सर्जरी एक बार नहीं 4-4, 5-5 बार करवा ली, फिर भी पैर का दर्द, कमर का दर्द नहीं गया, तो ये एक स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेटर होता है जिसको हम न्यूरोमॉड्यूलेटरी एडवांस टेक्निक कहते हैं। ये तकरीबन 5 से 10% मरीजों में ये एक मोडालिटी है जो काम करती है। लेकिन ये मोडालिटी बहुत एक्सपेंसिव होती है। इसका ट्रायल किया जाता है और ट्रायल के बाद ये परमानेंट इम्प्लांट जैसे कि पेसमेकर की तरह ये डाला जाता है बॉडी में। तो ये एक मोडालिटी है। इसके अलावा जो 90% पेशेंट्स में जो काम करता है वो वही काम करता है जो हाई वैल्यू, हाई फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट, दैट इज बीइंग एक्टिव, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, फिजिकल एक्सरसाइजेस, स्लीप हाइजीन, हाई वैल्यू केयर आपने जो बताया। अभी बहुत सारे पेशेंट जो हैं हमारे सर्जरी से घबराते हैं, वो सोचते हैं बैक पेन है, डॉक्टर सर्जरी रिकमेंड करेगा। तो यहाँ इस बीमारी में कब सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है? तो अगर मैं ये बात बताऊं कि पेन के लिए, बैक पेन और लेग पेन के लिए, सिर्फ पेन के लिए जिसको हम रेडिकुलर पेन या बैक पेन कहते हैं, उसमें 99% ऑफ पेशेंट्स को सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम आज से 3 डिकेड पहले, 30 साल पहले देखें तो जैसे ही बैक पेन या लेग पेन का पेशेंट डॉक्टर के पास जाता था
तो तकरीबन 50 से 60%, 70% पेशेंट्स को सर्जरी रिकमेंड कर दी जाती थी। इस 3 डिकेड में, 30 साल में इतनी एडवांसमेंट हुई है कि बैक पेन और लेग पेन के लिए सर्जरी इज नॉट रिक्वायर्ड फ्रॉम 95 to 99% ऑफ पेशेंट। इनफैक्ट सर्जरी के सिर्फ पेन के लिए अगर मरीजों को कुछ रेड फ्लैग साइन है, रेड फ्लैग साइन मतलब बैक पेन के साथ उनको कमजोरी हो जाए, वो चलते चलते गिर जाए, यूरिन और स्टूल का पता ना चले, जिसको हम ये सबको कहते हैं कार्डियक वाइना सिंड्रोम या नर्व कंप्रेस हो रही है, उस कंडीशन में सर्जरी जल्दी करने की जरूरत पड़ती है। पेन के लिए, सिर्फ अकेले पेन के लिए सर्जरी इज नॉट द फर्स्ट मैनेजमेंट। सर्जरी से पहले जो हमने अभी आपको नॉन फार्माकोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट बताई, उन सब के बाद एक हम पेन फिजिशियंस इंजेक्शन ट्रीटमेंट देते हैं जिसको हम मिप्सी कहते हैं, मिनिमली इन्वेजिव पेन एंड स्पाइन इंजेक्शन। तो वो अगर जॉइंट का पेन है तो जॉइंट के पास, जैसे सेक्रोइलियक जॉइंट या फेसेट जॉइंट के पास, नर्व का पेन है तो नर्व के पास, जिसको हम ट्रांसफोरामिनल इंजेक्शन, अगर डॉर्सल रूट गैंग्लियन के पास का इंजेक्शन, इन सब के बाद और पूरी होलिस्टिक मैनेजमेंट करने के बाद भी बैक पेन ठीक नहीं हो रहा और डिस्क नर्व को कंप्रेस कर रही है, सिर्फ वो पेशेंट्स को इंडिकेशन होती है सर्जरी की। सो सर्जरी इज नॉट द फर्स्ट मैनेजमेंट फॉर द बैक पेन। स्पाइनल हेल्थ की जब हमने बात की तो यहाँ पे लाइफस्टाइल की बात हो रही है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या स्मोकिंग वो भी स्पाइन हेल्थ को हमारी प्रभावित करती है? हाँ जी, बहुत सारे रिस्क फैक्टर है, उसमें से एक मेजर रिस्क फैक्टर फॉर बैक पेन इज स्मोकिंग। स्मोकिंग से क्या होता है, जो खून की नाड़ियां हैं वो पूरी बॉडी में श्रिंक होती हैं और स्पेसिफिकली जो खून की नाड़ियां स्पाइन की तरफ खून का बहाव दे रही हैं, तो वहां पे खून का बहाव कम होता है। जब भी किसी मांसपेशियों को, किसी भी ऑर्गन को खून का बहाव कम होता है तो वो ऑर्गन कम काम करता है। सिमिलरली स्पाइन में भी यही चीज होती है। स्पाइन में जब खून का बहाव कम होता है तो बैक पेन हो जाती है, मांसपेशियों में दर्द होता है। इसके अलावा बहुत सारी और बीमारियां हैं जिसमें बैक पेन हो सकता है, जो बैक पर्टिकुलरली बैक की वजह से नहीं हो रहा। जैसे कि अगर हम फीमेल्स में बात करें तो मेंस्ट्रुएशन के ड्यूरिंग बैक पेन हो सकता है। अगर हम किडनी के स्टोन की बात करें तो ये बैक पेन का, ये सब जो पेन है वो उसमें भी बैक पेन हो सकता है। ये पेल्विक reasons पेन, हैं, ये भी एक कारण हो सकते हैं। ये कारण नहीं, इनको हम कारण नहीं कहेंगे, इनको हम या वजह ऑर्गन है, लेकिन हम इनको कहते हैं रेफर्ड पेन। सो बैक में ये पेन रेफर हो गई और वो पर्टिकुलरली बैक में कोई चेंजेस नहीं है और फिर भी बैक पेन हुई। तो दूसरी बीमारियां भी हैं जो बैक पेन कर सकती हैं। जी डॉक्टर, अब यहाँ पे हम एक चीज और कहेंगे कि जो लोग क्रॉनिक बैक पेन से या क्रॉनिक पेन किसी भी तरह का है उससे पीड़ित हैं, वो कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं, कैसे वो मोटिवेट हो सकते हैं कि नहीं हम ठीक हो सकते हैं, डॉक्टर के पास जाएं? सबसे पहले तो ये चीज का एक्सेप्ट करना कि क्रॉनिक लो बैक पेन जो हुई है उससे उनको अपने दिमाग से ये निकाल देना है कि ये ठीक नहीं होगी। ये बहुत मैनेजेबल और ट्रीटेबल डिजीज है, ये आराम से मैनेज हो सकती है, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए दोनों की जरूरत होती है। एक सेल्फ मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट, जिसमें पेशेंट को एजुकेटेड रहना चाहिए कि उनकी क्या वजह है, और एक मैनेजमेंट फ्रॉम फिजिशियन। जब आप दोनों मिलकर ये काम करते हैं, 90% to 99% of the time back pain is manageable. Healthy lifestyle, good exercises, good diet, weight reduction, कुछ दवाइयां और कुछ फिजिशियन के साथ की हेल्प, इन सब से मिलकर आप अपना बैक पेन बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं। जब आप अपने जिंदा रहने के लिए 2 से 3 बार खाना खाते हैं तो सही तरीके से जीने के लिए कम से कम 2 बार एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। तो बैक पेन के लिए आप सही फिजिशियन के पास पहुंचे, अपना इलाज लें और जो इलाज आपको बताया जा रहा है वो अपने घर में लाइफ लॉन्ग मैनेज करें। डॉक्टर बबीता, अब हम यहाँ बात करेंगे कि स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस कितना अफेक्ट करता है हमारी स्पाइन को, हमारे नेक को, हमारी ओवरऑल जो हमारी बैक है उसको। स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो क्रॉनिक पेन को बढ़ा देता है। अगर आपका क्रॉनिक पेन से फॉर एग्जांपल उसकी क्वांटिटी 3 या 4 है नॉर्मल सिनेरियो में, जैसे ही स्ट्रेस होता है वो लिटरली डबल हो जाता है। तो स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्रॉनिक पेन को बढ़ाने में
और प्रोलॉन्ग करने में। स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है, जैसा मैंने आपको बोला बायोसाइकोसोशल, उसके अंदर स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रॉनिक पेन की मैनेजमेंट का। तो और दूसरा स्ट्रेस जो है, अगर पेरेंट्स स्ट्रेस्ड हैं तो बच्चों में भी वो स्ट्रेसफुल हो सकता है, और वो पेरेंट्स को क्रॉनिक पेन है तो वो बच्चों में भी क्रॉनिक पेन हो सकता है। जेनेटिक हो सकता है। हाँ जी, सो जेनेटिक रोल प्ले करता है क्रॉनिक पेन में। जैसे अगर मदर को फाइब्रोमाइल्जिया है तो डॉटर को फाइब्रोमाइल्जिया, फाइब्रोमाइल्जिया हम किसको कहते हैं, जो पूरा हेड टू टो बड़ी सारी जगह पर पेन हो रहा होता है बॉडी में, बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। हो सकता है। हाँ जी, सो हेडेक है, नेक है, सब जगह पे पेन हो रहा है। ऐसे में जब मदर को फाइब्रोमाइल्जिया होता है तो बहुत हाई चांस है कि डॉटर को भी फाइब्रोमाइल्जिया हो। सो जेनेटिक्स क्रॉनिक पेन में और क्रॉनिक लो बैक पेन में भी रोल प्ले करता है। अगर पेरेंट्स को है तो बहुत हाई चांसेस हैं कि बच्चों को वो हो सकता है। तो कैसे लोग आइडेंटिफाई करेंगे इस चीज को कि ये हमारा जेनेटिक हो सकता है और हमें डॉक्टर को अप्रोच करने की जरूरत है? कविता, अगर हम बात करें तो जीन स्टडी की, जब भी हम एक क्रॉनिक पेन की हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें हम मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट ऑफ हिस्ट्री लेते हैं। उसमें हम पेरेंट्स में कोई लो बैक पेन है या क्रॉनिक पेन है उसकी हिस्ट्री लेते हैं और वहीं से हम आइडेंटिफाई करते हैं। डॉक्टर बबीता, अगर हम पीजीआई में क्रॉनिक बैक पेन के लिए सर्विसेज की बात करें तो किस तरह की सर्विसेज अभी वहाँ हमें मिल सकती हैं? हमारे दर्शकों को, हमारे पेशेंट्स को जो ये शो देख रहे हैं, वो किस तरह की सर्विसेज वहाँ अवेल कर सकते हैं? सो कविता, हम क्रॉनिक पेन क्लिनिक चलाते हैं। हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया एंड इंटेंसिव केयर में रूम नंबर 5023 5023 नंबर कमरा, न्यू ओपीडी, 5वीं मंजिल पे हमारा पेन क्लिनिक चलता है हर बुधवार और हर शनिवार को। ये क्लिनिक अभी के लिए हमारा एक रेफरल क्लिनिक है। इसमें वो पेशेंट आ सकते हैं जिन्होंने पीजीआई में कहीं भी दिखाया हो, उनके पास पीजीआई का कार्ड हो और वो रेफर होके पेन क्लिनिक में आ रहे हो। कुछ टाइम से हम इनको ये भी सोच रहे हैं कि इसको एक वॉक इन क्लिनिक कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में ये पेन क्लिनिक जो है वो डायरेक्ट वॉक इन क्लिनिक भी होगा, जहाँ पे क्रॉनिक पेन के पेशेंट्स इन पर्टिकुलर और क्रॉनिक लो बैक पेन के इन पर्टिकुलर वहाँ पे पहुँच सकते हैं। वहाँ पे ये सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कार्ड बनता है ऑन वेडनेसडे, 8 बजे से 10 बजे तक कार्ड बनता है ऑन सैटरडेज। वहाँ पे हम कंसल्टेंट होते हैं और हमारे रेजिडेंट्स होते हैं। सो ये सर्विसेज क्रॉनिक पेन की वहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। अभी किसी तरह की ऑनलाइन सर्विसेज भी हैं? इसमें टेली कंसल्टेशन प्रोवाइड की जाती है, लेकिन बुकिंग के टाइम पर ऑनलाइन बुकिंग भी हो सकती है। बट ऑनलाइन बुकिंग जैसे नॉर्मली होती है वैसे इस क्लिनिक के लिए भी ऑनलाइन बुकिंग हो सकती है। थैंक यू डॉक्टर बबीता घई, हमसे ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। दर्शकों, आपको हमारा ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।